अनोखी निशानी में अभी तक आप लोगों ने सुना कि अनिका को पता चल जाता है कि मोहन और सविता ने उसको गोद लिया है, क्योंकि उसके नाना नानी या दादा दादी कोई भी अनिका को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वो लोग उसे अनाथालय में देना चाहते थे, लेकिन देविका सविता की बचपन की सहेली थी, इसीलिए सविता ने अनिका को गोद ले लिया। मोहन अपने बच्चों को कुछ बता रहे हैं, आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। मोहन बोला, बच्चों, आज मैं तुम तीनों को एक घटना सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम लोगों को फैसला लेना है कि घटना में लिया गया फैसला सही था या गलत। ये सुनकर तीनों घटना सुनने के लिए मोहन की तरफ देखने लगे। तब मोहन ने सविता की तरफ देखते हुए वो सारी घटना सबको सुना दी, जिसमें उन्होंने किस तरह और किन हालातों में एक बच्ची को कानूनी रूप से अपनाया और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, और उसे कभी भी माता पिता और परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सब घटना सुनाकर मोहन ने तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा, बताओ, क्या उन पति पत्नी का बच्ची को गोद लेने का फैसला सही था या गलत? तीनों एक साथ बोले, उनका फैसला बिल्कुल सही था, पर आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? तब मोहन बोला कि अब सही समय आ गया है कि तुम तीनों को भी ये सच्चाई मालूम होनी चाहिए। ये सुनकर तीनों चौंक गए और सविता की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे थे। तभी सविता उठी और चादर हटाकर शादी वाला एल्बम निकाला और अर्जुन, सुमोना और अनिका के साथ बैठकर एल्बम दिखाते हुए बोलने लगी, देखो, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली देविका है। अनिका ने जैसे ही देविका की फोटो देखी तो अर्जुन और सुमोना के साथ वो भी हैरान रह गई, क्योंकि देविका की शक्ल अनिका से हूबहू मिलती थी। ऐसा लगता था कि मानो देविका ही सामने खड़ी हो। ये देखकर सविता बोली, हम दोनों दो जिसमें एक जान थे और एक दूसरे से सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। हमारी शादी भी एक ही शहर में पर अलग अलग घरों में हुई थी। शादी के 1 साल तक तो हम एक दूसरे के घर आते जाते रहे। फिर अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते हम फ़ोन पर ही बात कर लेते थे। मिलना तो साल में एक आध बार ही होता था। मुझे मेरी ससुराल वालों ने धोखे से घर के बंटवारे में कम हिस्सा दिया। तब तक अर्जुन और सुमोना का जन्म हो चुका था और मोहन का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था, जिसका इलाज करना भी जरूरी था। और फिर मुसीबत में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तब मैंने नौकरी करने का फैसला लिया और हमारे परिवार की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। पर अभी हमारी हैसियत ऐसी नहीं थी कि हम फिजूल खर्ची कर सके। उस समय एक साथ 4 साड़ियाँ भी खरीदना या दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीदने में ही घर का बजट गड़बड़ा जाता था। तभी एक दिन मुझे खबर मिली कि देविका का देहांत हो गया। उस समय तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सहारा दिया और मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़े रहे। तभी एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी तो देविका मेरे सपने में आकर बोली कि तू मेरी बेटी को गोद ले ले। मेरे ससुराल वाले उसे अनाथालय में देना चाहते और वो 3 दिन से भूखी प्यासी है। मुझे डर है कि कहीं वो मर ना जाए। मैंने उससे कहा कि मेरे घर के हालात तो तू जानती है, लेकिन मैं तेरी बेटी को अपने घर ले आऊंगी। और मैंने घर आकर मोहन से कहा तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें देविका के घर के पास रहने वाले एक दोस्त ने फ़ोन पर ही सब कुछ बता दिया था और तभी इन्होंने कानूनी रूप से गोद लेने के लिए कागज भी बनने को दे दिए थे। बस मेरे कहने का इंतजार कर रहे थे। फिर हम दोनों अगले दिन देविका के घर जाकर उसकी बेटी को अपने घर ले आए और अर्जुन तथा सुमोना ने उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार दिया और उसका नाम रखा अनिका। इतना कहकर सविता चुप हो गई और उसने अपनी नज़रें उठाकर जब बच्चों की तरफ देखा तो पाया कि तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और अनिका तो हिचकी भर भर कर रोने लगी। तब सविता ने उसे अपने गले लगाकर फिर सुमोना भी उसके गले लगकर रोने लगी। इस तरह सबको रोते देखकर अर्जुन भी सबको अपनी बाहों में भरकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे सविता ने खुद को संभाला और अनिका सुमोना ने भी अपने आंसू पोंछे। तभी अर्जुन बोला, मम्मी, एक बात समझ नहीं आई कि जब हमारे घर के हालात ऐसे थे तो आज हम सब इतने अमीर कैसे हो गए। तभी मोहन ने पैक खाना और प्लेटें मेज पर रखते हुए कहा कि मैं बताता हूँ। जिस दिन अनिका हमारे घर आई उसके अगले दिन से मैंने अपनी पुरानी दुकान बेचकर घर के बरामदे में ही एक दुकान खोल ली।
जो बहुत चलने लगी। और उसी दिन तुम्हारी मम्मी का प्रमोशन भी हो गया। फिर क्या था, देखते ही देखते हमारी मेहनत और तुम तीनों की किस्मत से हमें सफलता मिलती गई। 10 साल में तुम्हारी मम्मी के प्रमोशन हुए, मेरी छोटी दुकान बड़ी थोक दुकान बन गई और हमारा छोटा घर एक कोठी में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए हुई थी वो थी तुम तीनों का कैरियर सेट होना, जिसके लिए तुम तीनों ने बहुत मेहनत की। ये सुनकर अनिका कुछ बोलते बोलते रुक गई। तब सविता बोली, पूछो, झिझक मत, आज जो कुछ पूछना हो पूछ लो। तब अनिका बोली, मम्मी ऐसा क्या कारण था कि मेरे पापा मुझे अनाथालय में देना चाहते थे? मेरा क्या कसूर था? तब सविता बोली, ना मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सब उसकी छोटी और निम्न सोच थी। तुम्हारी दादी और पापा देविका को इसीलिए पसंद नहीं करते थे कि वो तुम्हारे पापा से ज़्यादा पढ़ी थी और घर चलाने के लिए वो नौकरी करना चाहती थी, जिसका फल ये हुआ कि उसे बात बात पर ताने और उसके साथ मारपीट की जाती थी। वो सब कुछ सहते हुए चुप रही और आर्थिक तंगी से जूझती रही। जब वो माँ बनने वाली थी तो तुम्हारे पापा और दादी चाहते थे कि लड़का हो, पर पैदा हो गई तुम। बस फिर क्या था, एक नवजात बच्चे और उसकी माँ का जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रखा गया, बल्कि उसे पानी तक के लिए भी तरसाया गया और बच्ची की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सुनने में तो ये भी आया था कि देविका को घर के आंगन में बच्चे पैदा होने के अगले दिन ठंडे पानी में कपड़े और बर्तन धोते देखा गया और थोड़ी देर बाद उसके मारपीट और चीखने की आवाज़ें भी आस पड़ोस वालों ने सुनी थी। जब हम दोनों वहां पर तुम्हें लेने गए तब तुम आधी बेहोश की हालत में आंगन में चारपाई पर पड़ी थी और तुम्हारी दादी, बुआ और पापा बड़े मजे लेकर हंसते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई मरा हो। हमें देखते ही सब दुखी होने का नाटक करने लगे। दादी तो तुम्हें मनहूस तक कह रही थी, कहने लगी कि ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तभी अनिका बोली, और मेरे ननिहाल वाले। तब सविता एक गहरी सांस लेकर, भगवान ऐसी ननिहाल किसी को ना मिले। तुम्हारी नानी तो चाहती थी कि तुम उनके घर आओ, पर तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और तो और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मामा को पुलिस केस ना करने के लिए पैसे भी दिए और उन्होंने ले भी लिए, पर तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अर्जुन कहता है, मम्मी, मुझे सुमोना को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि अनिका हमारी सगी बहन नहीं है। और अनिका, तू भी अब अपने इस अतीत की सच्चाई को भूल जा। तू हमारी अभी भी पहले वाली अनिका है। शरारती अनिका, इस तरह गंभीर मत बन। सुमोना बोली, हाँ अनिका, अर्जुन भैया सही कह रहे हैं। इन सब बातों से हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। हम सब पहले की तरह रहेंगे। ये सुनकर अनिका बोली, आप सब परेशान ना हो, मुझे मेरी सच्चाई पता चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपनी मम्मी, जिन्हें मैंने ठीक से देखा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया, उनके दुख तकलीफ पीड़ा को जानकर दुख हो रहा है। मेरे असली मम्मी पापा और मेरा परिवार तो अब आप सब हो, जिन्होंने मुझे अपना कर नया जीवन दिया, इतना प्यार दिया। बस मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अपने पापा और ननिहाल वालों ने मुझे मनहूस समझा। मम्मी, क्या आपको मेरे ननिहाल और मेरे पापा के बारे में कुछ पता है? तब सविता बोली कि अनिका, तेरी ननिहाल तो अर्जुन की ननिहाल के पास ही है और तेरे पापा के बारे में मैं बस इतना ही जानती हूँ कि वो अभी भी उसी शहर में उसी घर में रहते हैं। उन्होंने तेरे उस घर से आने के कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। इस पर अनिका ने उनका नाम पता पूछा तो सविता ने मोहन की तरफ देखा और उससे सहमति पाकर उसने अनिका को उसके ननिहाल और पापा दोनों का पता बता दिया। तब अनिका बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि लोग आखिर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। इस पर सविता बोली, बेटा, यह दुनिया की रीत है, जहाँ आज भी समाज में बेटी को बोझ समझकर पैदा होते ही मार दिया जाता है और कहीं कहीं पर अगर बच्चों के पैदा होते ही घर में किसी की दुर्घटनावश मौत हो जाए या बीमारी से मर जाए तो उसके माथे पर जीवन भर के लिए मनहूस का कलंक लग जाता है। तब अनिका बोली कि क्या हम इस सोच को बदल नहीं सकते? तब सविता बोली कि हाँ, क्यों नहीं। अब नई पीढ़ी के साथ सोच भी बदल रही है। लोग भी अब अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगे हैं और बेटियां भी आगे बढ़कर समाज के विकास के लिए अनेक पदों पर काम कर रही हैं। अब तुम खुद को और सुमोना को ही देख लो।
दोनों कितने अच्छे पद पर हो और आगे आने वाली पीढ़ी को और भी अच्छी शिक्षा दोगी। अब मोहन बोल उठा, अरे भाई, अगर आप सबका प्रवचन खत्म हो गया हो तो कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए। पेट में चूहे कूद कूद कर परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर अनिका और सुमोना खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं पापा, हम सब अभी चूहों को काम तमाम कर देते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें खाने को ओवन में गर्म करने चली गईं। तब सविता बोली, चलो अब सारी बातें सबके सामने आ गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अर्जुन बोला कि पापा, अनिका को देखकर तो यही लगता है कि वो अपनी पूरी सच्चाई सुनकर अपने पापा और ननिहाल वालों को पसंद नहीं करती है और हम लोगों को ही अपना परिवार मानती है। ये सुनकर सविता बोली कि नहीं, हमें अभी कुछ नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तभी सुमोना अनिका के साथ खाना लेकर आ गई और फिर सबने खाना खाया। अगले दिन नाश्ते के समय अनिका बोली कि मम्मी, नर्सिंग होम की ओपनिंग कब है? तो सविता बोली कि क्यों, क्या बात है? तब अनिका बोली कि मुझे कुछ खास लोगों को इनवाइट करना था, तो सोचा कि आपसे पूछकर इनविटेशन कार्ड पर नाम लिखकर पोस्ट कर दूं। ये सुनकर सविता बोली कि तुम मुझसे जितने कार्ड लेना हो ले लो और पोस्ट कर देना। बाद में अनिका ने 4 कार्ड लिए और उन पर नाम लिखकर पोस्ट कर दिया। अनिका ने कार्ड पोस्ट करते समय ये किया कि 2 कार्ड पर उसने ओपनिंग की तारीख और जगह बदल दी और पोस्ट कर दिया। बाकी के 2 कार्ड उसने अपने साथ डॉक्टरी पढ़ने वाले एक लड़के और एक लड़की को पोस्ट कर दिए। एक हफ्ते बाद जब अनिका ने नर्सिंग होम की ओपनिंग हुई तो सविता और मोहन दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने एक बड़ी पार्टी का आयोजन भी किया था। खूब चहल पहल थी। सभी लोग अनिका और सविता मोहन को बधाई दे रहे थे कि तभी एक लड़का और एक लड़की अर्जुन के पास आकर उससे अनिका के बारे में पूछने लगे। जब अर्जुन ने उस लड़की को देखा तो वो एकटक उसे देखता ही रह गया। जब उस लड़की ने उसे दोबारा पूछा तो वो हड़बड़ा गया और फिर बोला कि वो सामने खड़ी है। इतना कहकर वो फिर उस लड़की को देखने लगा। एक बार वो लड़की भी अर्जुन को देखकर मुस्कुरा दी और अपने साथ के लड़के के साथ अनिका की तरफ चली गई और अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रहा। इसी बीच अनिका ने उन दोनों को देख लिया था और वो भी उन दोनों से मिलने आगे आ गई। बड़े उत्साह के साथ उन दोनों का स्वागत किया। फिर अनिका ने दोनों से कहा, बताओ मेरे बड़े भैया कैसे लगे? तब वो लड़की, जिसका नाम कोमल था, वो बोली, कहाँ, मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। बस तेरे मुंह से ही उनकी तारीफ सुनकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। और अपने लाइफ पार्टनर की जो तस्वीर मैंने बनाई थी उसमें तेरे भैया फिट बैठते हैं। तब अनिका बोली, मैंने जो लाइफ पार्टनर की तस्वीर बनाई थी उसमें तेरे भैया फिट बैठते थे। तभी वो लड़का, जिसका नाम रमन था, वो बोला कि तभी मैंने ये शर्त रखी थी, अगर मैं तुम्हारे भैया को पसंद आ गया और तुम्हारे भैया मुझे पसंद आ गए तो मैं अपनी बहन कोमल की शादी तुम्हारे भाई से और अपनी शादी तुमसे करूँगा। तभी अर्जुन वहाँ पर आया तो उसके साथ सुमोना भी थी। तब अनिका ने दोनों को रोका और बोली, दीदी, अर्जुन भैया, इन्हें मिलो। ये है मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर रमन और उनकी छोटी बहन डॉक्टर कोमल। अर्जुन ने दोनों से हाथ मिलाकर हेलो कहा। अनिका बोली, रमन और कोमल, ये है मेरी बड़ी दीदी सुमोना, जो इस शहर की आईएएस अफसर हैं। तभी सुमोना अनिका को एक साइड में ले जाकर बोली कि ये था तेरा सरप्राइज। अनिका शर्मा कर बोली, हाँ दीदी, पर मैं घर वालों को पहले मिलवाकर तब शादी करना चाहती थी और ये कोमल तो बिना भैया को देखे केवल मेरे मुंह से उनकी बातें सुनकर ही उनकी दीवानी हो गई। इसकी जिद थी कि ये शादी करेगी तो अर्जुन भैया से। तब रमन ने ये कहा कि मैं तो अनिका को पसंद करता हूँ, अगर इसका भैया मुझे पसंद आ गया तभी मैं कोमल की शादी उनसे करूँगा। तब सुमोना बोली कि तब तो तू बात फाइनल ही समझ। आज मैंने भी अर्जुन भैया के मुँह से पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना अधिक जानने की उत्सुकता देखी है। वो कह रहे थे कि एक लड़की को आज वो देखते ही रह गए और कुछ जवाब नहीं दे पाए। अब देखो दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। अनिका ने देखा कि रमन तो वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गया था। कोमल और अर्जुन एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। ये देखकर दोनों हंसने लगी। तभी अनिका ने वहीं खड़े खड़े रमन से इशारों में पूछा कि उसे भैया कैसे लगे, तो उसने बता दिया कि जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तब सुमोना बोली, अब तुम दोनों का तो हो गया, पर मेरा क्या होगा? ये सुनकर अनिका बोली, क्यों, आपने उन्हें इनवाइट नहीं किया क्या? अरे वो आए तो हैं,
पर मैं उन्हें अभी मम्मी पापा और तुमसे मिलवा नहीं पाई। ये सुनकर अनिका बोली, आप जाकर उन्हें यहाँ पर ले आओ, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर अनिका जल्दी ही सविता और मोहन को बुलाकर ले आई। उसने उन्हें पहले ही सुमोना और उनके बारे में बता दिया था कि किस वजह से वो उन्हें मिलवाने ले जा रही है। जब सविता मोहन अनिका के साथ उस जगह पहुंचे तो सुमोना अपने अधिकारी दोस्त से अर्जुन और कोमल तथा रमन का परिचय करा रही थी। तभी मोहन और सविता अनिका के साथ आ गए। तब अनिका ने एक एक करके सबका परिचय कराया। रमन और अधिकारी दोस्त जिसका नाम अजय था, उसने मोहन और सविता के पैर छुए। ये देखकर कोमल ने भी उन दोनों के पैर छू लिए। मोहन और सविता इस बात से बड़े खुश थे कि तीनों बच्चों ने अपने जीवन साथी चुन लिए। उन तीनों को कोई ऐतराज भी नहीं था और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोमल और रमन भी इसी शहर के थे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मोहन बोला कि अभी तो आप सब पार्टी अटेंड करो, हम कुछ दिन बाद आप सभी के मम्मी पापा से बात करेंगे। ये सुनकर सब बड़े खुश हो गए, एक दूसरे को बधाई देने लगे। इस बीच कोमल ने अर्जुन का फ़ोन नंबर ले लिया और फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए। इधर अनिका अपने नर्सिंग होम में काम करने लगी। उसने कोमल और रमन को भी उसी नर्सिंग होम में अन्य 3 डॉक्टरों के साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। अब रमन, कोमल और अनिका नर्सिंग होम को अच्छी तरह से चलाने लगे थे। उस दिन रविवार था, अनिका घर पर थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसको बहुत से लोगों की तेज तेज आवाज़ में बातें करने की आवाज़ें आने लगी। तो वो अपने कमरे से बाहर आई और देखा तो 3 आदमी 2 औरतें मोहन और सविता को बहुत भला बुरा कह रहे थे और उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ ही पुलिस भी वहां पर खड़ी थी। ये देखकर और उनकी बातों से अंदाजा लगाकर अनिका समझ गई थी कि ये लोग उसके ननिहाल और पापा के घर के लोग हो सकते हैं। ये सोचकर वो गुस्से से भर गई और तेजी से नीचे उतरकर पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, क्या बात है सर, ये शोर कैसा हो रहा है, कौन है ये लोग? वो इंस्पेक्टर बोला कि कुछ नहीं डॉक्टर अनिका, इन लोगों का आरोप है कि मिस्टर मोहन और मिसेस सविता ने बचपन में आपका किडनैप कर लिया था और अब इनका दावा है कि आप इनकी बेटी हैं। ये सुनकर अनिका गुस्से में भर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, तो आखिर आ ही गए लालची मतलबी लोग। इसके बाद बोली, इंस्पेक्टर ये लोग मेरे कोई नहीं लगते। तो ये सुनकर वहां पर आई औरतें बोली, अरे मेरी लाडो कितनी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं इन लोगों ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई है कि तू अपनी सगी मामी को भी नहीं पहचान रही। अरे हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। इस पर अनिका गुस्से में बोली कि इंस्पेक्टर आप इन सबको यहाँ से जल्दी लेकर जाइए, वरना मैं इन सब के खिलाफ मर्डर का केस कर दूंगी। तब इंस्पेक्टर बोले कि मिस अनिका, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपके कोई नहीं और इन लोगों ने आपकी मम्मी का मर्डर किया है? तब अनिका अपने कमरे में जाकर शादी की एल्बम ले आई और इंस्पेक्टर को दिखाते हुए बोली कि ये देखिए ये सबूत, इस फोटो में दुल्हन बनकर कौन है? तब इंस्पेक्टर चौंक कर बोला, ये तो बिल्कुल आपकी फोटो है। अनिका बोली, जी हाँ, यही मेरी मम्मी है और बदकिस्मती से ये उनके साथ बैठा आदमी मेरा पिता है और उनके पीछे ये मेरे मामा मामी हैं जिन्होंने पैसे लेकर पुलिस में अपनी बहन के कातिल के खिलाफ केस नहीं किया। मेरी मम्मी के कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और इनका लालच इतना बढ़ गया कि अब जब इन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ तो मेरी कमाई पर ऐश करने के लिए मेरे सगे होने का नाटक कर रहे हैं। और उस दिन जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तब मुझे मरने के लिए अनाथालय में देने जा रहे थे। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे सविता मम्मी और मोहन पापा ने इनके चंगुल से निकाल कर गोद ले लिया और आज ये उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और एक बात, इन्हें 25 सालों में आज ही मेरी याद आई। इससे पहले भी ये इसी शहर में रहते थे, तब क्यों नहीं आए मुझे अपनाने? पूछिए इन लोगों से। अनिका के मुंह से ये सब सुनकर पुलिस के साथ आए लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमें मिल जाएगी तो हम ऐश करेंगे, और अब कहाँ खुद उनकी जान के लाले पड़े थे। अनिका बोली कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को मेरी नज़रों के सामने से जल्दी ही हटा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दूं और ये जेल की चक्की पीसे। ये सुनकर वो लोग अपने बगले झांकने लगे तो पुलिस वाले भी अनिका और उसके परिवार वालों से
माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले गए। तब अनिका मोहन और सविता के गले लगकर बोली कि मम्मी पापा आप घबराओ मत, आपकी अनिका इतनी कमज़ोर नहीं है कि दूसरे के बहकावे में आ जाएगी। मैं आप लोगों को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उसने दोनों को गले लगा लिया। तभी पीछे से आवाज़ आई कि जाना तो तुम्हें और सुमोना को पड़ेगा ही, ये घर छोड़कर। ये सुनकर अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा तो अनिका और सुमोना दोनों खड़े थे और हंस रहे थे। ये देखकर अनिका उन दोनों को मारने दौड़ी। अर्जुन आगे आगे और सुमोना और अनिका पीछे पीछे। ये देखकर मोहन और सविता दोनों हंस पड़े और बोले कि इनका बचपना कभी नहीं जाएगा। इधर कुछ दिन से सविता देख रही थी कि तीनों बच्चों के कमरों की लाइट जल्दी बंद हो जाती थी। एक दिन जब सविता रात को पानी लेने किचन में गई तो उसने अर्जुन की आवाज़ सुनी, जो फ्रिज से पानी निकाल रहा था। वो किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था और बात करते हुए बोतल लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने सविता को अंधेरे में खड़े होने की वजह से नहीं देखा था। अर्जुन के जाने के बाद सविता ने पानी लिया और जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो उसने देखा कि पहले अनिका और फिर सुमोना अपने कमरे से निकली और फ़ोन पर बात करते हुए किचन में आकर पानी लेकर वापस अपने कमरे में लौट गई। सविता ने ये सब देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब किससे बात कर रहे हैं। वो अपने कमरे में जब हंसती हुई आई तो मोहन बोला कि बड़ी देर लगा दी पानी लाने में। तब सविता हंसते हुए दबे स्वर में बोली कि मैं अभी अभी बाहर देख कर आ रही हूँ। अगर आप देखते तो आप भी हंसे बिना नहीं रह पाते। मोहन बोला कि ऐसा तुमने क्या देख लिया? जो सविता बोली कि हमारे तीनों बच्चों को प्रेम रोग हो गया है और आजकल वो जल्दी ही अपने कमरों में चले जाते हैं और रात में देर तक फ़ोन पर अपने लवर से बातें करते हैं। अभी जब मैं पानी लेने गई तो तीनों एक के बाद एक करके अपने कमरों से निकले और किचन में पानी लेने आए और फ़ोन में इतना बिजी थे कि मुझे तो क्या एक दूसरे को भी अनदेखा करके चले गए। ये सुनकर मोहन गंभीर हो गया और बोला कि सविता अब हमें लड़के वालों और लड़की वालों से मिलकर बात करनी होगी, क्योंकि बच्चों की शादी की यही सही उम्र है। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सविता ने कहा कि मैं आपसे सहमत हूँ। हमें कल ही अपने बच्चों से बात करके लड़के और लड़की वालों के घर वालों को अपने घर बुलाना चाहिए। इतना कहकर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय मोहन ने अनिका से पूछा कि बेटा, तुम्हारे साथ जो डॉक्टर और उसकी बहन काम करते हैं उनके घर का फ़ोन नंबर तो देना, और सुमोना तुम भी अजय के घर का नंबर दो। ये सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब सविता हंसकर बोली कि अरे घबराओ मत, हम लोगों को तुम्हारी शादी की बात करनी थी, इसीलिए फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। ये सुनकर तीनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए और फिर अनिका और सुमोना ने फ़ोन नंबर लिखकर मोहन को दे दिया, फिर अपने काम पर निकल गईं। इधर अर्जुन भी दुकान के लिए निकल गया। फिर मोहन ने दोनों फ़ोन नंबर पर बात की और उन सब से अपने घर आने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि लड़की वाला होने के नाते हमें आपके घर आना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो पहले हम आपके घर आ जाते हैं। ये सुनकर दोनों के घर वाले बोले, अरे भाई साहब, आप भी कहाँ की बात लेकर बैठे हैं? ये सब तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब तो ज़माना बदल गया है। हम लोग ही आपके घर आते हैं। फिर दिन तय करके मोहन बोला कि आप ज़रूर आइए, बच्चों को भी साथ लेकर आइएगा। हम इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर मोहन ने फ़ोन रख दिया। सविता ने पूछा तो वो बोला कि मैंने इस रविवार को सबको घर बुलाया है, तुम खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर लेना। सविता बोली, आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। सविता फिर बोली, अगर वो लोग रोके की रस्म करेंगे तो हमें भी तीनों का रोका करना होगा, तब उसकी भी तैयारी करके रखनी होगी। ये सुनकर मोहन बोला कि जैसा तुम ठीक समझो। तब सविता शाम को ज्वेलर्स की दुकान पर गई और एक सेट सोने के कंगन और 2 सोने की चेन और 3 अंगूठी खरीद लाई और साथ ही एक साड़ी और सूखे मेवे का गिफ्ट पैक भी करवा लाई। साथ में चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार का सामान एक छोटे से बॉक्स में रख कर ले आई। अब सविता को रविवार का इंतजार था। उसने मन ही मन खाने का, नाश्ते का मेन्यू बना लिया था। जल्द ही रविवार आ गया और सविता ने तीनों बच्चों को सुबह ही ये सरप्राइज दिया कि आज घर में कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तो जरा ढंग से तैयार होना। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए कि पता नहीं कौन आ रहा है। जब सुमोना और अनिका ने सविता से प्यार से पूछा तो सविता ने बता दिया कि रमन, कोमल, अजय के घर वाले तीनों के साथ आ रहे हैं शादी की बातचीत करने के लिए।
ये सुनकर तीनों खुशी के मारे उछल पड़े और सविता के गले लग गए। तब सविता बोली कि अगर तीनों अपने अपने कमरे साफ कर लेना और ढंग से तैयार होना, मैं किचन में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सविता ने किचन में जाकर खाना बनाने वाली सरला से कहा कि देखो आज खाने में और नाश्ते में ये चीज़ें बनेंगी। सरला बोली कि ठीक है मैडम, सब तैयार हो जाएगा, पर कितने लोगों के लिए बनाना है? तब सविता बोली करीब 20-25 लोगों के लिए बना लेना। देखो एक बार को थोड़ा ज़्यादा बन जाए तो चलेगा, पर कम नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर सविता हॉल में जाकर वहाँ की साफ सफाई देखकर खुश हो गई और फिर उसने घड़ी देखी तो 11 बजने वाले थे। ये देखकर वो बोली अरे आधा घंटा बचा है उन सब के आने में। और फिर वो किचन में जाकर सरला से बोली कि क्या क्या तैयारी हो गई? तो सरला बोली कि मैडम नाश्ता तैयार है, बस खाने की तैयारी चल रही है। सविता ने फिर तीनों बच्चों को आवाज़ लगाकर तैयार होने को कहा और खुद तैयार होने अपने कमरे में चली गई। उधर मोहन पहले ही तैयार हो चुका था। जल्दी ही सविता भी तैयार हो गई और दोनों हॉल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही रमन और कोमल अपने मम्मी पापा के साथ मोहन के घर आ गए। तो सविता और मोहन ने उनका स्वागत किया और बैठाया ही था कि तभी अजय भी अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ आ गया। तो मोहन और सविता ने उनका भी स्वागत किया और फिर उनका परिचय रमन के मम्मी पापा से करवाया। सब लोग आपस में हेलो करने लगे और फिर बैठकर बातें करने लगे। तभी सविता ने अर्जुन, अनिका और सुमोना को आवाज़ दी कि नीचे आओ, मेहमान आ गए हैं। ये सुनकर अर्जुन, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहना था, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था, वो नीचे आया और रमन के मम्मी पापा और अजय के मम्मी पापा के पैर छुए और रमन और अजय को हेलो करके उनके साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अनिका, जिसने हल्के आसमानी रंग की साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ दिया था, और सुमोना, जिसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी, उसने भी अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। दोनों ने हल्का सा मेकअप किया और दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही दोनों नीचे आई तो मोहन और सविता अर्जुन के साथ साथ आए। आए हुए मेहमान भी उन्हें एकटक नज़रों से देखते रह गए। उन पर से निगाहें हटी नहीं रही थी। दोनों ने आकर मेहमानों के पैर छुए और कोमल के पास जाकर बैठ गई। तब मोहन ने अनिका और सुमोना का परिचय मेहमानों से कराया और साथ ही ये भी कहा कि देखिए भाई साहब, हम आपसे नया रिश्ता जोड़ रहे हैं और झूठ की बुनियाद पर हम रिश्ता नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अनिका हमारी सगी बेटी नहीं है, हमने इसे गोद लिया है, लेकिन प्यार हम इससे सगी बेटी से भी ज़्यादा करते हैं। ये हमारी आंखों का तारा है। ये सुनकर रमन के मम्मी पापा बोले भाई साहब, आप परेशान ना हो, ये सच्चाई हम पहले से ही जानते हैं। ये बात हमें रमन ने पहले ही बता दी थी और हम भी आपके व्यवहार के कारण ही ये रिश्ता पक्का करने आए हैं। हमारी खुशी तो बस बच्चों की खुशी में है। तभी सविता बोली देखिए ना, कैसा अजीब संयोग है, हमारी दो बेटियां जा रही हैं तो एक बेटी हमारा घर रोशन करने आ रही है। इतना कहकर उसने कोमल की तरफ देखा, जिसने हल्के ग्रे कलर की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी और बेहद सुंदर लग रही थी। तभी सरला ने अन्य नौकरों की मदद से नाश्ता लाकर मेज पर लगा दिया तो सब लोग नाश्ता करने लगे। तभी अजय के पापा बोले कि भाई साहब, हमारा तो पूरा परिवार ही सरकारी अधिकारियों का हो गया। अब देखिए ना, अजय तो सरकारी अधिकारी थे ही, अब बहू भी सरकारी अधिकारी आ गई। बेटी दामाद तो पहले से ही सरकारी अधिकारी हैं। यह सुनकर सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी कोमल की मम्मी बोली बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अर्जुन का और कनिका का रोके की रस्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर अजय की मम्मी बोली कि मैं भी सुमोना का रोका करना चाहती हूँ। ये सुनकर सविता ने मोहन की ओर देखा और उसकी सहमति पाकर बोली हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आरती का थाल लेकर आती हूँ। इतना कहकर उसने सरला से कहा कि जल्दी आरती का थाल तैयार करो और खुद अपने कमरे में जाकर सारे गिफ्ट का सामान लेकर आ गई। और फिर सविता ने रमन और अजय का टीका किया और उन दोनों को सोने की चैन पहना दी। फिर कोमल के माथे पर बिंदी लगाकर उसके हाथों में सोने का कंगन पहनाकर उसकी गोद में साड़ी, मेवे और वैनिटी बॉक्स रख दिया। अब कोमल ने अपने मम्मी की तरफ देखा और उनका इशारा पाकर उसने उठकर सविता और मोहन के पैर छू लिए। फिर रमन की मम्मी ने अर्जुन और अनिका का रोका किया। उसके बाद अजय की मम्मी ने सुमोना का। ये सब काम होने के बाद सबने एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर सब आपस में बातें करने लगे। तब मोहन बोला
कि बच्चों तुम सब जाओ बगीचे में जाकर या टेरेस पर जाकर बात करो। इतना सुनते ही मानो सभी को मनचाही मुराद मिल गई और वो सभी टेरेस पर चले गए। इसके बाद सभी बड़े आपस में बातें करने लगे कि शादी की कौन सी तारीख रखे और शादी कैसे होगी, किसकी क्या मांग होगी। इस पर मोहन रमन के पापा से बोला कि भाई साहब हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं। तब रमन के पापा बोले हमें भी तो लड़की ही चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं। फिर अजय के पापा बोले कि हम भी लड़की ही चाहते हैं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। आपने अपनी बेटी हमें दे दी, वही हमारा दहेज है। ये सुनकर सविता और मोहन बहुत खुश हुए। फिर सबने फैसला किया कि तीनों बच्चों की शादी एक ही दिन एक ही मैरिज हॉल में करेंगे और ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे। ये सब तय करते हुए ये भी तय हुआ कि 4 महीने बाद सबकी शादी कर दी जाए। इसके बाद सविता बोली चलिए, अगर सब कुछ तय हो गया हो तो खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। तभी मोहन बोला कि बच्चों को आवाज़ देकर बुला लो, सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। सविता ने सबको खाने के लिए आवाज़ देकर बुलाया और फिर सब खाना खाकर और एक दूसरे से मिलकर अपने अपने कमरे में चले गए। बाद में सविता और मोहन ने अपने तीनों बच्चों को पास बिठाकर उन्हें उनकी शादी की तारीख के बारे में बताया तो तीनों शर्मा गए और उठकर अपने कमरों में चले गए। समय बीतते पता ही नहीं चला और कब 4 महीने बीत गए, सविता को शादी की तैयारियों में पता ही नहीं चला। जब शादी का दिन आ गया तो उसका दिल पता नहीं अंदर से बार बार भावुक हो रहा था। अभी तक तो उसने खुद को संभाल रखा था, पर जब कन्यादान की घड़ी आई तो वो खुद को रोक नहीं पाई और अनिका का हाथ रमन के हाथ में देते हुए बोली, बेटा ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक अनोखी निशानी है जो मेरी बहन जैसी सहेली ने मुझे दी थी। आज मैं उस निशानी को तुम्हें देती हूँ, इसे कभी कोई तकलीफ ना होने देना, इसकी आंखों में एक भी आंसू मत आने देना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो तुम चाहो तो मुझे सजा दे देना, पर इसे कुछ मत कहना। इतना कहकर सविता फूट फूट कर रो पड़ी। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया। तब मोहन जो इतनी देर से खुद को संभाले खड़ा था, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों में आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे थे। फिर भी उसने खुद को संभाला और सविता को संभालते हुए कहा। वो एक कोने में ले गया और उसे बिठाकर पानी पिलाने लगा। इधर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। फिर विदाई की घड़ी आ गई तो अनिका और सुमोना सविता और मोहन के गले लगकर रोने लगी। तब रमन ने अनिका का हाथ पकड़ा और सविता के पैरों में झुककर बोला, मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जीवन भर आपकी इस अनोखी निशानी को अपने दिल में छिपा कर रखूंगा और इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अगर आंसू आएगा भी तो मैं उसे डांट कर भगा दूंगा। बताऊं कैसे? इतना कहकर उसने रोती हुई अनिका का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ आंसू चल हट यहाँ से, भाग जा वरना तेरी खैर नहीं। ये बात रमन ने इस तरह से कही कि रोती हुई अनिका के साथ साथ आसपास खड़े लोग भी हंस पड़े और माहौल खुशियों भरा हो गया। इस तरह मोहन और सविता का परिवार खुशियों भरा हो गया और सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।